हरबंस मामू गुलशनपुरा बलवंत कपूर के घर पहुंचे तो बलवंत और उसकी बीवी शारदा को अपना प्रतीक्षक पाया। मामू उनके सामने आ बैठा। कुछ एक औपचारिक बातों के बाद मामू ने पूछा, आशीष कहाँ है? अपने कमरे में है, आंखें बंद किए लेटा है, परेशान है, शारदा ने बताया। जरा उसे बुलाओ। मैं बुलाकर लाती हूँ, शारदा उठते हुए बोली। गफूर दादा से हुई आपकी बात? शारदा के जाते ही पूछा बलवंत कपूर ने। हाँ, मामू ने मुंडी हिलाई। बड़ी डिटेल के साथ है, मामला संगीन है। क्या मतलब? मतलब ये कि नीलम पर असर है। हरबंस मामू कपूर की आंखों में झांकते हुए बोले। तभी आशीष कमरे में दाखिल हुआ। उसने काला चश्मा पहना हुआ था। उसने हरबंस मामू को नमस्कार कहा और चुपचाप सोफे पर खामोशी से बैठ गया। हाँ जी आशीष साहब, क्या हाल है? मामू ने हंसते हुए पूछा। मामू, बहुत बुरा हाल है, आंखों की तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई है, आशीष उदास स्वर में बोला। जरा आंखें दिखाओ, मामू ने कहा। आशीष ने चश्मा उतार दिया। उसकी आंखें ऐसी सुर्ख और गीली गीली सी हो रही थी कि मामू से देखा नहीं गया। उन्होंने फौरन अपना मुंह फेर लिया। तुम्हारी आंखें तो बहुत खराब हो रही है, वो बोले। फिर मामू ने शारदा से पानी का एक गिलास मंगाया। शारदा पानी ले आई तो मामू किसी काले इल्म के माहिर की तरह पालती मारकर सोफे पर ही बैठ गए और पानी में कुछ पढ़ने लगे। सभी खामोश बैठे रहे। करीब 5 मिनट बाद मामू ने अपना अमल पूरा किया और पड़ा हुआ पानी आशीष की तरफ बढ़ाते बोले, लो, इसे पी लो। ये अमल और मंत्र मामू को गफूर दादा ने ही बताया था। आशीष ने वो पढ़ा हुआ पानी पिया तो अपनी आंखों में कुछ ठंडक का एहसास महसूस हुआ। मामू, ये पानी तो बहुत कारगर है, आंखों में ठंडक सी पड़ गई है, आशीष बोला। और उसकी इस अनुभूति का एहसास उसकी खुशी से भी हो रहा था, जिसे वो छिपा नहीं पाया था। मैं अभी और पानी पढ़ दूंगा, तुम उसे बोतल में डालकर रख लेना और उसे सादे पानी में मिलाकर पीते रहना, मामू बोले। भगवान ने चाहा तो 2-3 दिन में तुम्हारी आंखें साफ हो जाएंगी। अब तुम जाकर सो जाओ। और हाँ, नीलम के कमरे में 2-3 दिन तक ना जाओ तो अच्छा है। हरबंस मामू का इतना ही कहना काफी था। आशीष उनकी बात का मतलब समझ गया और मामू का आशय समझकर उस पर ओस सी पड़ गई। लेकिन आशीष बच्चा नहीं था। हालात की संगीनी का उसे भी एहसास था, मजबूरी थी। हालात और घटनाओं को देखते हुए उसे भी नीलम से दूर ही रहना हितकर लग रहा था। अब तुम जाओ, आशीष के जी अच्छा कहते ही मामू बोले और आशीष मन ही मन अपनी बदनसीबी को कोसता हुआ कमरे से निकल गया। मामू, आमिल दादा गफूर से मिलकर आ रहे हैं। आशीष के जाते ही बलवंत कपूर शारदा से संबोधित हुए। उनका ख्याल है कि नीलम पर किसी ऊपरी हवा का असर है। क्यों हरबंस मामू? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कहकर मामू ने दादा गफूर के यहाँ जो कुछ हुआ था और उन्होंने जो कुछ कहा था वो सब सविस्तार दोनों पति पत्नी को बता दिया। ये सब सुनकर बलवंत कपूर परेशान हो गए, लेकिन शारदा पर जैसे कोई प्रभाव नहीं हुआ था। वो रूखे स्वर में बोली, भैया, मैं नहीं मानती इस असर बसर को। तुम मत मानो, मैं कब कह रहा हूँ कि मानो। तुम्हारे मानने से अगर असर खत्म हो जाए तो मैं जोर भी देता, मामू ने हंसकर कहा। तुम बस इतना करो कि नीलम को 2-3 दिन अपने पास सुलाओ। आशीष को उससे दूर रखना, वरना उसे कोई बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ये कहते हुए मामू ने घड़ी देखी। खासा वक्त हो गया है, मुझे घर पहुंचना है। तुम अब मुझे नीलम के कमरे में ले चलो, मुझे फलीता जलाना है। अच्छा, मैं कमरा खाली कराती हूँ, कुछ पड़ोस की लड़कियां आई हुई हैं। ये कहकर शारदा कमरे से निकल गई। मामू, ये शारदा भी अजीब मिट्टी की बनी है, किसी चीज को मानती ही नहीं, बलवंत कपूर बोले। भाई, तुम्हें तो मानती है, क्या इतना काफी नहीं है? मामू ने हंसकर कहा। शारदा करीब 7 मिनट बाद वापस आई। आते ही बोली, आइए। हरबंस मामू उठ खड़े हुए। वो शारदा के साथ नीलम के कमरे में पहुंचे तो वहां वर्षा भी मौजूद थी। दोनों ने हरबंस मामू को प्रणाम किया। मामू ने जवाब देते हुए वर्षा को बाहर जाने का इशारा किया। वर्षा चुपचाप उठकर बाहर चली गई। शारदा भी कमरे से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही नीलम की हालत एकदम बदल गई। अभी वो लजाई शर्माई सी बैठी थी। दरवाज़ा बंद होते ही उसने अपना सिर उठाया और क्रोध भरी नज़रों से मामू को देखा। मामू ने उसकी इस प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए अपने कोट की जेब से फलीता निकाला। फलीते को देखकर नीलम जोर से हंसी, बड़ी विक्षिप्त सी हंसी थी।
उसकी आवाज़ भी बदली हुई थी। मामू ने फलीता सीधे हाथ पकड़ा और बाएं हाथ से जेब से माचिस निकालने लगे। क्या करता है? ये आवाज़ नीलम की नहीं थी, एक मर्दाना आवाज़ थी। कुछ नहीं, फलीता जला रहा हूँ, मामू ने बड़े शांत संयत लहजे में कहा। तुम क्यों नाराज हो रही हो? हो नहीं रही, हो रहा हूँ, नीलम ने फिर बड़े शुष्क मर्दाना आवाज में जवाब दिया। कौन हो तुम? मामू ने दिया सलाई जलाते हुए पूछा। देखो हरबंस मामू, हमारे मामले में ना पड़ो वरना बहुत पछताओगे, नीलम फुफकारी। उसकी नजरें जलती तीली पर थीं। तीली भड़क कर बुझ गई। अच्छा, तो नौटंकी शुरू हो गई, मामू ने बुझी तीली को एक तरफ फेंकते हुए कहा। याद रखो, मैं आशीष नहीं हूँ। हाँ, जानता हूँ तू आशीष नहीं है, तू आशीष का रिश्ते में दादा है, नीलम बोली। तेरे हित में यही है कि तू किनारा कर ले। मामू ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से दूसरी तीली जलाई और उसकी लपट को फलीते के करीब ले गए। लेकिन तभी तीली फिर बुझ गई। महसूस हुआ जैसे किसी ने फूंक मारकर बुझा दी हो। हालांकि नीलम अपनी जगह से हिली ही नहीं थी। अच्छा, तो ये बात है, हरबंस मामू को भी गुस्सा आ गया। अब बुझा तो जानूं, ये कहते हुए मामू ने माचिस से एक तीली और निकाली और उसके मसाले पर कुछ पढ़कर फूंका। फिर तीली सुलगाने से पहले पूछा, तू कौन है? लेकिन नीलम ने मामू के इस सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बड़ी हैरत से तीली की तरफ देखती रही। मामू ने माचिस पर तीली रगड़ी, शोला भड़का और अब इससे पहले कि तीली बुझाने का यत्न किया जाता, मामू ने फलीते को आग दिखा दी। फलीता जल उठा। मामू ने जलते हुए फलीते को नीलम की आंखों के सामने किया और सख्त लहजे में पूछा, हाँ, अब बता, कौन है तू? मैं पीरा गढ़ी का प्रेत हूँ। हरबंस, मुझसे टक्कर ना ले, मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। नीलम ने ये कहते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखा और बेहोश हो गई। फलीता अब पूरा जल चुका था। कमरे में धुआं ही धुआं था, इतना धुआं कि कमरे से बाहर निकल रहा था। लगता था जैसे कमरे के अंदर आग लग गई हो। मामू दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था, जो उनके थपथपाने पर बाहर से खोल दिया गया। क्या हुआ भैया? शारदा की परेशान सूरत दिखाई दी। बलवंत कपूर उनके पीछे खड़े थे। कुछ नहीं, एक गिलास में पानी लाओ, मामू बोले। शारदा तुरंत पानी लेकर आ गई। बलवंत कपूर कमरे में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने देखा कि नीलम बेसुध पड़ी है और कमरे में धुआं ही धुआं भरा हुआ है। हरबंस मामू ने शारदा से गिलास लेकर कुछ पढ़ा, पानी पर फूंक मारी और फिर उस पानी के छींटे नीलम के चेहरे पर मारे। कुछ देर तक छींटे मारते रहने के बाद नीलम ने आंखें खोल दी। आश्चर्यचकित होकर उसने चारों तरफ देखा, फिर उठकर बैठ गई। मामू ने मंत्रित जल वाला गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। बोले, लो बेटी, पानी पी लो। नीलम ने मामू के हाथ से गिलास ले लिया और किसी हफ्तों की प्यासे की मानंद पानी गटागट पी गई। उसका कंठ सूख रहा था, जुबान पर जैसे कांटे से चुभ रहे थे। पानी पिया तो कुछ होश बहाल हुए। मुझे कुछ हो गया था क्या? नीलम ने शारदा से पूछा। जवाब मामू ने दिया, हाँ बेटी, तुम बेहोश हो गई थी। कमरे में धुआं कैसा भरा है? अभी निकल जाएगा, तुम परेशान मत हो। नीलम कुछ एक क्षण मामू को निहारते रही, फिर जैसे कुछ याद करते हुए बोली, मामू, आप भी मेरे कमरे में आए थे, फिर आंटी और अंकल बाहर चले गए थे, इतना मुझे याद है। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। मैं बेहोश कैसे हो गई थी समझ में नहीं आया। मैं तुमसे कुछ बात कर रहा था, तुम बात करते करते अचेत हो गई। मामू ने बात बनाई। वो नहीं चाहते थे कि अभी नीलम को यह बताया जाए कि उस पर प्रेत का साया है। वो आगे बोले, तुम परेशान मत हो नीलम, तुम्हारे इस हरबंस मामू के होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तुम आराम करो। और फिर मामू, शारदा और बलवंत कपूर के साथ कमरे से निकल गए। वे आशीष के कमरे में पहुंचे और मामू ने आशीष के सामने ही बंद कमरे की सारी कहानी सुना डाली। साफ बता दिया कि नीलम पर किसी प्रेत का साया है और वो प्रेत अब शायद आक्रामक भी हो सकता है। शारदा ने कुछ कहना चाहा तो बलवंत कपूर ने उसे डांट दिया। शारदा, प्लीज, अब कोई उल्टी सीधी बात मत करना, मामला बहुत संगीन हो गया है। शारदा खामोश हो रही। जो कुछ भी उसने मामू के मुंह से सुना था, उस पर विश्वास करना चाहकर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। हाँ, हालात सामने थे और ऐसे थे कि विश्वास करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। हरबंस मामू कुछ देर और उनके साथ रहे। चाय पी,
और फिर उन्होंने शारदा से नीलम द्वारा इस्तेमाल किया गया एक दुपट्टा लिया और अगले दिन रिसेप्शन पर मुलाकात का वादा करके घर से निकलना चाहा तो बलवंत कपूर ने उन्हें रोका। ठहरो मामू, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। शारदा, जरा गाड़ी की चाबी लाना। मामू ने मना भी किया कि वो टैक्सी से चले जाएंगे, लेकिन बलवंत कपूर ना माने। वो मामू को उनके घर तक छोड़कर आए। अगला दृश्य। अगले दिन शाम को रिसेप्शन में शरीक होने से पहले हरबंस मामू दादा गफूर के यहाँ पहुंचे। उन्होंने दादा गफूर को नीलम का दुपट्टा दिया और फलीता जलाने से पहले और जलाने के बाद नीलम से जो भी और जिस अंदाज में बातचीत हुई थी वो सब उन्होंने दादा गफूर को सुना दी। दादा गफूर ने मामू की एक एक बात बड़े गौर से सुनी थी। मेरा ख्याल था कि वो सीधा होने में वक्त लेगा, लेकिन उसकी तो फलीता देखकर ही हवा निकल गई। दादा गफूर ने मामू की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। तो वो पीरागढ़ी का प्रेत है, नाम नहीं बताया उसने? नहीं, मामू बोले। नाम पूछने से पहले ही वो नीलम को छोड़ गया था। हरबंस, कुछ करना पड़ेगा भाई, दादा चिंतित स्वर में बोले। नहीं तो वो मासूम लड़की को तबाह करके रख देगा। तुमने दूल्हे को उससे दूर रहने की हिदायत कर दी थी ना? जी दादा, मामू बोले। और दादा, जिंदगी सिर्फ लड़की की नहीं, उसके आशीष की भी तबाह होगी। मैं खौफजदा होने की हद तक फिक्रमंद हूँ। ठीक है, गफूर दादा गर्दन हिलाते बोले। नीलम का दुपट्टा छोड़ जाओ, मैं असर की गहराई का अंदाजा कर लूँ, फिर कुछ करेंगे। हमें बहरहाल दूल्हा दुल्हन को इस दुष्ट प्रेत से निजात दिलानी होगी। ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा। मामू उठ खड़े हुए। सुनो, दादा गफूर बोले, दूल्हा दुल्हन के नाम आशीष और नीलम ही है ना? जी दादा। और नीलम की माँ का क्या नाम है? बिमला, मामू ने बताया। वह आशीष की अम्मी शारदा की बचपन की सहेली है, बहनें ही समझे उन्हें। बिमला से इसी नाते की वजह से शारदा ने इतनी दूर जाकर ब्याहा है अपने बेटे को। वैसे नीलम कम नहीं है, खूबसूरत, सुशील, घरेलू लड़की है, हर तरह से अपने आशीष के काबिल। और आशीष उसे शादी से पहले ही चाहता था। वो नीलम को पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसकी बदनसीबी की। अब तुम जाओ, दादा गफूर उसकी बात काटते बोले। कल मुलाकात होगी। मामू उनसे विदा ले रुखसत हुए। हरबंस मामू जब दादा गफूर के फ्लैट से नीचे उतर रहे थे, सीढ़ियों पर उनका संतुलन बिगड़ गया। उन्हें लगा जैसे पीछे से किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। सीढ़ियों पर ज्यादा रोशनी नहीं थी। उन्होंने फौरन दीवार का सहारा लिया और पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मामू इसे अपना वहम समझकर थोड़ी सावधानी के साथ सीढ़ियां उतरने लगे। सड़क पर आते ही उन्हें एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी रुकवाकर वो उसमें बैठ गए। टैक्सी में बैठते ही उन्हें सहसा दिल्ली के नरेंद्र शर्मा की याद आई। उसी नरेंद्र शर्मा की जो नीलम के घर के सामने वाले मकान में रहता था, और उसने मामू को नीलम के बारे में बहुत कुछ बताया था। इस नरेंद्र शर्मा ने मामू को जो कुछ बताया था उसका जिक्र मामू ने किसी और से नहीं किया था। ख्याल आया कि दादा गफूर को बता देना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा। गफूर दादा को कल बता दिया जाएगा। रिसेप्शन हिल रोड पर बने बड़े बैंकेट हॉलों में से एक में था। हरबंस मामू ने घड़ी देखी और अंदाजा लगाया कि अभी वो लोग उस बैंकेट हॉल तक नहीं पहुंचे होंगे। सो उसने उनके घर पहुंचने का फैसला किया और ड्राइवर को गुलशनपुरा चलने को कहा। मामू उनके घर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि दिल्ली से भी मेहमान पहुंच चुके हैं। अब ये वक्त था कि मामू बलवंत कपूर को आगाह कर दे। हरबंस मामू बलवंत कपूर को घर से बाहर ले आए और बोले, मुझे अकेले में तुमसे कोई बात करनी थी। कहो। यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, बलवंत कपूर ने दाएं बाएं देखते हुए कहा। और मामू ने बिना किसी भूमिका के सीधे मतलब की बात पर आते हुए कहा, दिल्ली में मैं जब सुबह सैर के लिए निकल रहा था तो मुझे एक शख्स मिला था। वो खुद को तुम्हारे समधी वेद प्रकाश का पड़ोसी कहता था और उसका नाम नरेंद्र शर्मा है। उसने नीलम के बारे में एक विचित्र रहस्योद्घाटन किया था। वो क्या मामू? बलवंत कपूर चिंतित नजर आने लगे। उसने कहा था कि नीलम विमला और वेद प्रकाश की सगी बेटी नहीं है। हरबंस मामू ने रहस्योद्घाटन किया और ये रहस्योद्घाटन किसी बम विस्फोट से कम नहीं था। बलवंत कपूर चकरा कर रह गए। नहीं मामू, ये कैसे हो सकता है? वो बोले। क्यों नहीं हो सकता? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। मामू के लहजे में दृढ़ता थी। यानी कि आपको उस नरेंद्र शर्मा के कथन पर विश्वास है? बलवंत कपूर अविश्वासपूर्ण लहजे में बोले। मामू,
जरा सोचे तो, विमला शारदा की सगी बहन जैसी सहेली है। उनकी घनिष्ठता और आपसी संबंध आपसे छिपे भी नहीं है। वो शारदा की आंखों में धूल कैसे झोंक सकती है? और क्यों? हो सकता है कि विमला से इस बारे में कभी कुछ पूछा ही ना गया हो। मेरा मतलब है कि आप लोगों ने अपने तौर पर खुद ही सोच लिया हो कि नीलम विमला की बेटी है। नहीं, हमने अपने तौर पर खुद नहीं सोचा। खुद ही ये अनुमान लगाकर नहीं बैठ गए कि नीलम विमला की सगी बेटी होगी। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि नीलम शिमला में पैदा हुई थी। डॉक्टर ने ही विमला को सलाह दी थी कि वो किसी ठंडी स्वच्छ जगह पर रहे। डॉक्टर के परामर्श पर ही विमला शिमला चली गई थी और वहीं नीलम पैदा हुई थी। शिमला से लौटने पर उसने खत लिखा था जिसमें नीलम के सकुशल जन्म लेने का जिक्र था। अब आप कह रहे हैं कि नीलम विमला की बेटी नहीं है। मैं इस बात को किस तरह मान लूं? मानने को तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा। मैंने भी इस सिलसिले में उस नरेंद्र शर्मा से बहुत बहस की थी कि ऐसा कैसे संभव है। तब उसने कहा था कि वो नीलम की असली माँ को जानता है और अगर मजबूरी ना होती तो वो मुझे उसकी असली माँ से मिलवा देता। मामू ने बताया। मजबूरी क्या थी? बलवंत कपूर ने पूछा। उसकी असली माँ जिंदा नहीं है, उसका स्वर्गवास हो चुका है। चलो, किस्सा ही खत्म। बलवंत कपूर मजाक के अंदाज में बोले। और बाप? वो माँ के मरने से पहले ही भगवान को प्यारा हो चुका था। मामू, फिर भी आपने उस बदमाश की बात का यकीन कर लिया? मामू, ये सिर्फ संबंध बिगाड़ने की कोशिश के सिवाय कुछ भी नहीं। एक तरफ आरोप लगा दिया कि नीलम विमला की बेटी नहीं, दूसरी तरफ उसके माँ बाप को मार दिया। अब कर लो, क्या करोगे? किस तरह करोगे तस्दीक? बलवंत कपूर बिफर गए थे। मामू, आपने तभी क्यों नहीं बताया? मैं जरा उस कमीने से निपटता। मैंने इसीलिए नहीं बताया कि खाम का मूड बिगड़ेगा। मूड तो तभी बिगड़ता जब ये बात सच होती। आप बता देते तो वो कमीना नरेंद्र शर्मा नंगा हो जाता, सारी बात वेद प्रकाश के सामने हो जाती। मामू, क्या तुम नहीं जानते कि ऐसे नरेंद्र शर्मा हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, दूसरों की जिंदगी में विष घोलने वाले? आपने तभी क्यों नहीं बताया मामू? बलवंत के लहजे में शिकायत थी। बस मेरा दिल नहीं माना, मामू संजीदगी से बोले। शायद तब मैंने भी यही सोचा था जो तुम्हारी सोच है। मैं इसे एक ईर्ष्यालु पड़ोसी की दुश्मनी समझते हुए खामोश रहा था। लेकिन अब तो आप कुछ इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपको नीलम के उनके सगी औलाद ना होने का यकीन हो। बलवंत कपूर की खिन्नता दूर नहीं हुई थी। हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया। मुझे अब संदेह होने लगा है कि नीलम वाकई विमला की बेटी नहीं है। बलवंत, हमें चाहिए कि इस मामले की खोज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि नीलम अगर विमला की सगी संतान ना निकले तो उससे संबंध विच्छेद कर लिया जाए। ऐसी निष्ठुर और मूर्खतापूर्ण बात मैं सोच भी नहीं सकता। अब वो विमला की बेटी है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हमारी बहू है, हमारी इज्जत है। बलवंत कपूर सोच में पड़ गया। उसने शांत भाव से पूछा, मामू, आपके इस संदेह की वजह क्या है? बलवंत, क्या तुम किसी पीरागढ़ी नाम की जगह के बारे में जानते हो? नहीं मामू, कहाँ है ये पीरागढ़ी? पीरागढ़ी का तो खैर मुझे भी नहीं पता कि कहाँ है, लेकिन उस नरेंद्र शर्मा ने बताया था कि नीलम की माँ पीरागढ़ी की रहने वाली थी और नीलम पर जिस प्रेत का साया है वो भी पीरागढ़ी का है। मुझे ऐसा महसूस होता कि ये प्रेत नीलम पर पीरागढ़ी से आना शुरू हुआ था। इस बात का सुराग लगाना चाहिए कि नीलम का पीरागढ़ी से क्या संबंध है। उसका पीरागढ़ी से क्या संबंध हो सकता है? बलवंत कपूर सोच में पड़ गए। नीलम का पीरागढ़ी से कोई ना कोई संबंध जरूर है। तुम इस बारे में जरा विमला से बात करके देखो, मामू बोले। ठीक है, रिसेप्शन हो जाए, रात को बात करता हूँ। बलवंत कपूर ने सहमति दर्शाई और सुबह मैं आपको बता दूंगा। बात करते हुए इस बात का ख्याल रखना कि विवाद ना हो, मामू ने समझाया। कोई विवाद नहीं होगा, झगड़े की कोई बात नहीं है। पहले तो मैं बातों बातों में ये मालूम करूंगा कि वो पीरागढ़ी है कहाँ, और अगर पीरागढ़ी से जुड़ी कोई कहानी है तो विमला चौंके बिना नहीं रह सकेगी। विमला के रवैये और उसकी प्रतिक्रिया से ही साफ हो जाएगा कि पीरागढ़ी का क्या चक्कर है। हाँ, ये ठीक रहेगा, मामू ने सहमति दर्शाई। विमला से अनजान बनकर ही बात करना, जो होगा सामने आ जाएगा। बलवंत कपूर ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ये बात आपके सामने होती तो और भी अच्छा होता। आपको उस नरेंद्र शर्मा के हवाले से बात करने में आसानी होती। नहीं, अभी मैं सामने नहीं आना चाहता। तुम फिलहाल पीरागढ़ी का बम फोड़कर विमला और वेद प्रकाश की प्रतिक्रिया देखो।
बल्कि विमला और वेद प्रकाश से अलग अलग बात करो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई परिणाम ना निकला तो फिर मैं बीच में आऊँगा और सीधे स्पष्ट शब्दों में इस बारे में बात करूँगा। चलिए ठीक है, बलवंत कपूर ने घर की तरफ पलटते हुए कहा। अब घर चलते हैं, वहाँ हमें ढूंढा जा रहा होगा। वे दोनों घर में पहुंचे तो वहाँ वाकई उनको ढूंढा जा रहा था। शारदा अपने पति को हरबंस मामू के साथ देखकर खामोश हो गई। वो अपने पति के यूं गायब हो जाने पर झल्ला रही थी और शारदा की ये रोषपूर्ण झल्लाहट मामू से छिपी नहीं रही थी। वो हंसते हुए बोले, इस गरीब को माफ कर दो, ये मेरे साथ था। कोई बात नहीं भैया, शारदा ने झेपते हुए कहा। आइए चलें, सब तैयार हैं। अगला दृश्य। वे शादी हॉल में पहुंचे तो काफ़ी मेहमान आ चुके थे। लगभग 10 बजे खाना शुरू हुआ। खाने से पहले और खाने के बाद समारोह की वीडियो कवरेज होती रही। आशीष की आंखों पर काला चश्मा देखकर सबको परेशानी हुई। सबने उससे बारी बारी पूछा। वो बेचारा आंखों का हाल बताता बेहाल हो जाता। वीडियो कैमरा वाले की लाइटें और दूसरे कैमरों के फ्लैश गनों के झमके रह रहकर उसकी आंखों में कौंध रहे थे। काले शीशों का चश्मा पहने होने के बावजूद फ्लैश गनों की लाइट उसकी आंखों में बुरी तरह चुभ रही थी, लेकिन वो तस्वीरें उतरवाने पर विवश था। 11:30 बजे वे लोग अपने घर पहुंच गए। हरबंस मामू खाने के तुरंत बाद ही अपने परिवारजनों के साथ शादी हॉल से सीधे अपने घर लौट गए थे। लगभग 1 बजे तक सब लोग कमरे में बैठे बातें करते रहे थे। बातें होती रही। कॉफ़ी का दौर भी चला। इस बातचीत के दौरान बलवंत कपूर काफ़ी बेचैन दिखाई दे रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसी तरह कमरे में विमला अकेली रह जाए तो वो उससे पीरागढ़ी की चर्चा करें, लेकिन विमला के अकेले रह जाने का कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर था कि कमरे में लोगों की गिनती धीरे धीरे कम होने लगी थी और कमरे में वे 4 ही रह गए थे, विमला और वेद प्रकाश, शारदा और बलवंत कपूर। बलवंत कपूर के दिल से धुआं सा उठ रहा था। नीलम के प्रति मामू के रहस्योद्घाटनों से उनको बहुत अफसोस हुआ था। अफसोस इस बात का ज़्यादा था कि शारदा ने विमला को हमेशा अपनी बहन ही जाना था। बहन ने बहन को धोखा दिया था। हालांकि अभी सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन जाने क्यों बलवंत कपूर को विश्वास सा होता जा रहा था कि हरबंस मामू ने जो कुछ कहा है वो सब कटु सत्य है, एक हकीकत है। बलवंत कपूर अभी अकेले ही इस आग में जल रहे थे। अभी उन्होंने अपनी पत्नी शारदा को इसमें सम्मिलित नहीं किया था। रिसेप्शन समारोह के दौरान भी उनके दिल में कई बार आया था कि वो जानलेवा रहस्योद्घाटन के बारे में शारदा को भी बता दें, लेकिन हर बार रुक गए थे, या बताना भी चाहा तो कोई मेहमान बीच में आ गया था। वो अब भी यही सोच रहे थे कि पहले विमला से बात करें या बात करने से पहले हकीकत शारदा पर खोल दें। वो अभी इसी असमंजस में थे कि क्या करें कि वेद प्रकाश को जमाइयाँ आने लगीं और वो भी ये कहते हुए उठ गए, अच्छा जी, मैं तो चला, मुझे नींद आ रही है। मुझे तो अभी नींद नहीं आ रही है, आप चलें, मैं आती हूँ। बलवंत कपूर ने वेद प्रकाश के कमरे से निकलने पर शुक्रिया अदा किया। उन्हें अब एक गोल्डन चांस उपलब्ध था। अब वो पूरे इत्मीनान के साथ विमला से बातें कर सकते थे। बलवंत ने कुछ देर इधर उधर की बातें की, फिर उन्होंने शारदा को भी चाय बना लाने के बहाने कमरे से बाहर भेज दिया। अब वे दोनों कमरे में अकेले थे। विमला, एक बात बताओ। बलवंत कपूर ने फौरन अपनी पिटारी खोली। जी पूछे, विमला ने मुस्कुरा कर पूछा। कोई खास बात है क्या? हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि वो पीरागढ़ी दिल्ली से कितनी दूर है। और उनके इस सवाल की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। तो पीरागढ़ी, विमला ने इस तरह आंखें फाड़कर उनकी तरफ देखा जैसे सामने बलवंत कपूर ना हो, कोई प्रेत हो। लेकिन फिर उसने खुद को फौरन ही संभाला और नजरें चुराते बोली, कौन सी पीरागढ़ी? मैं नहीं जानती कि आप किस पीरागढ़ी की बात कर रही हैं। अच्छा, तो तुम नरेंद्र शर्मा को तो जानती होंगी। बलवंत कपूर ने दूसरी पिटारी खोली। कौन नरेंद्र शर्मा? विमला का लहजा भावहीन था। अरे, तुम नरेंद्र शर्मा को भी नहीं जानती? बलवंत कपूर ने अब विमला के चेहरे का रंग उड़ता हुआ महसूस कर लिया था। पीरागढ़ी के नाम पर वो चौंकी थी और नरेंद्र शर्मा के नाम पर उसकी आंखों से खौफ झलकने लगा था। दाल में जरूर कुछ काला था। बलवंत कपूर बदस्तूर लापरवाही से बोले, नरेंद्र शर्मा भाई, वो तुम्हारा पड़ोसी। लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? विमला ने जरा सा परेशान होकर पूछा। मेरी उससे वहीं दिल्ली में मुलाकात हुई थी।
उसने बलवंत कपूर ने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वो पागल आदमी है, कई महीनों तक पागल खाने में भी रह चुका है। अभी पिछले दिनों ही पागल खाने से वापस आया है। उसकी दिमागी हालत अब भी ठीक नहीं है। वो लोगों को पकड़कर उनसे अजीब अजीब बातें करता है। आपसे भी कुछ कह दिया होगा उसने, विमला बड़ी तेजी से बोली। अच्छा, बलवंत ने जैसे उसकी बात पर यकीन करते हुए कहा। वैसे मुझसे उसकी बड़ी दिलचस्प बातें हुई। वो क्या? विमला के चेहरे पर फिर हवाइयां उड़ने लगी। उसने बताया था कि नीलम आप लोगों की सगी बेटी नहीं है। बलवंत कपूर उसे बड़े गौर से देखते हुए बोले। और तभी शारदा ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। उसने अपने पति के ये शब्द सुन लिए थे। सुनते ही हाथ में ट्रे कांप कर रह गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? किसने कही आपसे ये बात? उसने बड़ी मुश्किल से ही चाय की ट्रे मेज पर रखी और जल्दी से बलवंत कपूर के बराबर आकर बैठ गई और परेशान नजरों से उनकी सूरत देखने लगी। बलवंत कपूर को एहसास हुआ कि इस बारे में उन्हें शारदा को पहले ही बता देना चाहिए था। शारदा को सांप सा सूंघ गया नजर आ रहा था, जैसे ये सुनकर शौक सा लगा हो। तब बलवंत कपूर ने इस गंभीर स्थिति को काबू में करने के लिए पैंतरा बदला। उन्होंने पहले एक दिखावटी कहकहा लगाया। हाय, क्या हो गया है आपको? शारदा और अधिक उलझ गई। शारदा देवी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बलवंत हंसते हुए बोले। दिल्ली में मुझे तुम्हारी इस बहन का एक पड़ोसी नरेंद्र शर्मा मिला था। उसने नीलम के बारे में एक अजीब बात कही कि नीलम इन लोगों की सगी बेटी नहीं है। ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी और इसीलिए नहीं बताई थी कि मुझे वो आदमी कुछ एबनॉर्मल सा, पागल सा लगा था। मैंने सोचा था विमला से तसल्ली करके ही तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे दिल में खामखा कोई गिरह ना पड़ जाए। मैंने विमला से बात की है। इनका भी यही कहना है कि वो नरेंद्र शर्मा, जैसा कि मुझे लगा था, पागल खाने से लौटा एक पागल ही है और वो लोगों से इसी तरह की बातें करता रहता है। चलो, अब मामला साफ हो गया। और फिर वो माहौल की संजीदगी खत्म करने से पहले हंसे, फिर बोले। वैसे शारदा, एक बात कहूँ, अपनी नीलम तुम्हारी इस सहेली की बेटी लगती ही नहीं है। कहाँ ये सांवली सलोनी और कहाँ वो गोरी चिट्टी चांद चेहरा। ऐसा जरूर उसके शिमला जैसे ठंडे शहर में जन्म लेने का सबब है। क्यों साली साहिबा? बलवंत कपूर की इस अदाकारी से विमला की रंगत लौट आई थी। उसके चेहरे से इत्मीनान झलकने लगा था। वो बोली, आप भी भाई साहब, बस यूं ही। विमला साली की मानिंद लजाई शर्माई थी। तुम चाय तो बनाओ शारदा, बलवंत कपूर चहके। मैं जरा बाथरूम होकर आया। बलवंत कपूर 2-3 मिनट में लौट कर आए। तब तक शारदा चाय बना चुकी थी। इधर उधर की हल्की फुल्की बातों के दौरान चाय पीकर समाप्त की गई। चाय खत्म हुई तो बलवंत कपूर बोले, अच्छा भाई, अब मैं तो चलता हूँ, थोड़ा सो लिया जाए। तो फिर हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? हम भी चलते हैं, विमला बोली। और बलवंत कपूर यही चाहता भी था कि अब विमला उठकर अपने कमरे में चली जाए। चाय पीने से पहले बलवंत कपूर बाथरूम जाने को उठे थे तो वास्तव में वो बाथरूम नहीं गए थे। इस बहाने वो लपक कर वेद प्रकाश के कमरे में पहुंचे थे। वेद प्रकाश सो चुका था और बलवंत कपूर वहां अपनी कार्रवाई पूरी करके निकल आए थे। अब जरूरी था कि विमला भी उस कमरे में अपने पति के पास पहुंच जाए, ताकि बलवंत कपूर ने उस कमरे में जो जाल बिछाया था वे पक्षी उसमें फंस जाएं। और बलवंत कपूर का जाल सचमुच ही बड़ा कारगर सिद्ध हुआ था। अगला दृश्य। और फिर सुबह जब वेद प्रकाश और विमला अपने कमरे से निकल कर आए तो घात लगाए बैठे बलवंत कपूर लपक कर उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने टेबल लैंप के बराबर किताबों के बीच रखा एक किताब जैसा ही टेप रिकॉर्डर वहां से निकाला और तेजी से कमरे से निकल आए। वो हवा के झोंके की तरह ही अपने कमरे में पहुंचे, दरवाजा भीतर से बंद किया, फिर उस अति संवेदनशील टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया। रात विमला जब बैठक से निकली थी तो उसकी मनोस्थिति किश्ती के उस मुसाफिर जैसी थी जिसकी किश्ती भंवर में गिरकर निकल आई हो। वो अपने कमरे में पहुंची और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके अपने पति पर निगाह डाली। दरवाजा बंद होते ही तेज आवाज पर वेद प्रकाश की आंख खुल गई थी और अब वो गर्दन उठाकर विमला की तरफ ही देख रहा था। पति को जागते देखकर विमला तेजी से बेड के निकट आई और गहरी सांस लेते बोली, भगवान का शुक्र है कि आज हम बच गए। क्यों, क्या हुआ? वेद प्रकाश ने पूछा। खैरियत तो है? वो नरेंद्र शर्मा, उस कमीने ने तो हमें कहीं का नहीं रखा था। अगर मैं उसे पागल करार ना देती तो उसने तो उस भयानक राज से पर्दा उठा दिया था जिसे हम आज तक अपने सीने में छुपाए हुए हैं। वेद प्रकाश की नींद उड़ गई। वो आवेश में बोले,
वो गधे का बच्चा बलवंत को कहाँ मिल गया? हमने तो बलवंत को अपनी निगरानी में रखा था। बलवंत भाई की बातों के अंदाज से ये मालूम हुआ कि उस कमीने ने सब कुछ बलवंत भाई को बता दिया है। बलवंत भाई पीरागढ़ी के बारे में पूछ रहे थे कि दिल्ली से कितनी दूर है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर तुमने बात को कैसे संभाला? वेद प्रकाश ने चिंतित लहजे में पूछा। बस उस वक्त जाने मेरे दिमाग में ये बात कैसे आ गई, मैंने नरेंद्र शर्मा को मानसिक रोगी करार दे दिया। कह दिया कि वो कमीना तो पागल है। बस इस तरह बात बन गई और एक भयानक हकीकत से पर्दा उठते उठते रह गया। बलवंत को तुम्हारी बात का यकीन आ गया? वेद प्रकाश ने शंकित स्वर में पूछा। हाँ, मुझे लगता तो ऐसा ही है। विमला ने शारदा के अचानक आ पहुंचने के बाद बलवंत की सफाई और उनके रवैये के बारे में डिटेल से बताया। फिर बोली, उनकी बातों से यही लगा था कि वो नरेंद्र शर्मा को पहले से ही पागल समझ रहे थे और उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं आया था। लेकिन अब मेरा दिल डरने लगा है। मुझे यही लग रहा है कि अब ये भेद कि नीलम हमारी बेटी नहीं है अब खुलकर ही रहेगा, और अगर ये बात साबित हो गई तो मैं शारदा को अपना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। शर्मिंदगी होगी, बहुत तबाही फैलेगी, जाने क्या हो जाए। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, वेद प्रकाश बोले, और अगर भाग्य में कुछ होना ही लिखा है तो भुगत लेंगे। आओ अब सो जाओ। टेप रिकॉर्डर पर यह सब कुछ सुनकर बलवंत कपूर सन्नाटे में आ गए। उन्होंने दरवाजा खोलकर सामने से गुजरती हुई वर्षा से कहा, बेटा जरा अपनी मम्मी को भेजना। जी अच्छा पापा। कुछ ही मिनटों में शारदा कमरे में आई। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। जरा दरवाजा बंद कर दो और मेरे पास आकर बैठो। शायद आप भूल गए हैं कि शादी आपकी नहीं आपके बेटे की हुई है। शारदा ने चुटकी दी। हाँ मालूम है मुझे। भाई वक्त जाया मत करो, दरवाजा बंद करके इधर आओ, बलवंत कपूर ने बड़ी संजीदगी से कहा। बलवंत कपूर की संजीदगी महसूस कर शारदा की शोखी हवा हो गई। उसने दरवाजा बंद किया और उनके पास आकर बोली, खैर तो है? खैर कहाँ, बलवंत कपूर बोले, मैं अपने चारों तरफ तूफान उठता देख रहा हूँ। काली आंधी चल रही है, ठाठे मारता हुआ समुद्र हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ये आपको क्या हो गया है? तुम्हारी इस बहन विमला ने हमको धोखा दिया है। बलवंत कपूर उसकी बात लपकते बोले। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। नीलम विमला की बेटी नहीं है शारदा। लेकिन रात को तो आपने कहा था कि। रात की बात छोड़ो, ये टेप सुनो। बलवंत कपूर ने टेप प्ले करके कहा, भगवान का शुक्र है कि आज हम बच गए। विमला की आवाज़ उभरी। शारदा ने अपने कान टेप की तरफ लगा दिए। ज्यों ज्यों विमला और वेद प्रकाश की बातचीत आगे बढ़ती जा रही थी, शारदा के होश उड़ते जा रहे थे। वो विस्फारित निगाहों से अपने पति को देखे जा रही थी। फिर उस टेप के अंतिम शब्द सुनाई दिए, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, और अगर भाग्य में कुछ होना ही लिखा है तो भुगत लेंगे। आओ अब सो जाओ। वार्तालाप समाप्त होते ही बलवंत कपूर ने स्टॉप का बटन दबा दिया। कमरे में मातमी सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे किसी की मौत हो गई हो। मौत ही तो हो गई थी। ये उस भरोसे की मौत थी जो एक बहन बनी सखी ने दूसरी सखी को दिया था। शारदा को जहां विमला के धोखे देने का दुख था, वहीं उस पर गुस्सा भी था। मैं इस कमीनी को अपने घर में नहीं रखूंगी। पता नहीं किस नीच की औलाद है, ये धोखा है। जब से हमारे घर में आई है तबाही फैला दी है। मैं इस चुड़ैल को तलाक दिलवा दूंगी। काश आपने ये सब मुझे दिल्ली में ही बता दिया होता। शारदा, शारदा, बलवंत कपूर हाथ उठाते बोले, जरा सब्र से काम लो। इसमें नीलम का क्या दोष? सजा देनी है तो अपनी बहन बनी उस धोखेबाज को दो। उसने इतनी बड़ी बात को हमसे क्यों छिपाए रखा? उसको तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। शारदा फुफकारी। बलवंत कपूर मतलब की बात पर आते बोले, शारदा, तुम्हें याद होगा कि नीलम के जन्म पर विमला का खत आया था। उस पत्र में नीलम के शिमला में पैदा होने की इत्तला दी गई थी। वो सब क्या था? वो नाटक ही होगा। पता नहीं किसकी बेटी को गोद लिया है। इस लड़की को अपनी बच्ची साबित करने के लिए ही शिमला में रही होगी। जाने क्यों खेला गया था ये नाटक, लेकिन खेल कामयाब हो गया। आज तक मुझे भी इस हकीकत का आभास नहीं होने दिया। ये तो भला हो उस आदमी का जिसने ये भेद खोल दिया। शारदा, तुम मुझसे एक वादा करो। वो क्या? तुम इस बात को हवा नहीं दोगी, इन लोगों से लड़ोगी नहीं। मैं तुम्हारे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन उस गुस्से का कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो चुका। बलवंत कपूर ने उसे अपने सोच से आगाह किया। नीलम किसकी बेटी है इससे क्या फर्क पड़ता है?
अब वो हमारी बहू है, हमारी इज्जत है। मैं नीलम को तो खैर बख्श सकती हूँ, लेकिन विमला को किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगी। तुम करोगी क्या? बलवंत ने धीमे से पूछा। मैं उसे जीवन भर नीलम से नहीं मिलने दूंगी। उसने हमें दुख पहुंचाया है तो मैं भी उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। उसने धोखा देकर हमारे दिल को तड़पाया है, तो हम नीलम को उसे दूर करके उसे तड़पाएंगे। बलवंत कपूर ठंडे दिमाग का आदमी था। उसने शारदा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। उसके अंदर आग भड़की हुई थी। वो विमला से इस बारे में खूब लड़ी। विमला पहले तो इस हकीकत से इनकार करती रही, लेकिन फिर जब शारदा ने उसे ऊंची आवाज में वो टेप सुनवाया तो पति पत्नी दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब उनके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं था। तो इस भयानक हकीकत का इकरार तो उन्हें करना ही पड़ा कि अब सच्चाई छिपाना संभव नहीं था। साथ में जो शर्मिंदगी थी वो देखने वाली थी। दोनों की गर्दनें झुकी हुई थी, नजरें उठती ना थी। और फिर शाम को जब हरबंस मामू आए तो बलवंत कपूर ने उन्हें सारा किस्सा डिटेल में सुनाया और वो टेप भी सुना दिया। सब कुछ सुनने के बाद मामू बोले, कमाल है, तुम्हें उनकी बातचीत रिकॉर्ड करने का ख्याल कैसे आया? मामू, मैंने जब विमला से पीरागढ़ी और नरेंद्र शर्मा के बारे में सवाल किए तो मैंने उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखी थी। इससे मुझे आभास हो गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। तब मैंने उसकी सफाई पर विश्वास का ड्रामा करके उसे फरेब दे डाला, लेकिन मुझे विश्वास था कि वो अपने कमरे में जाकर वेद प्रकाश से इस बारे में जरूर बात करेगी। बस इसी विश्वास के कारण मैंने उनके कमरे में जाकर टेप रिकॉर्डर ऑन करके रख दिया। इसका नतीजा सामने है। आपने सारी बातचीत सुन ही ली। अभी एक बात और छिपाई है उन दोनों ने। मामू ने एक और धमाका किया। वो क्या मामू? मैं इस वक्त दादा गफूर के घर से आ रहा हूँ। नीलम पर उस असर के बारे में उन्होंने अपने इल्म के माध्यम से जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। उनके विचार से ये असर लगभग 6 माह पुराना है और ये प्रेत पीरागढ़ी से ही नीलम के साथ लगा है, मामू ने बताया। इसका मतलब है कि वे इस विपदा से भी वाकिफ हैं और ये बात भी जानबूझकर छिपाई गई है, बलवंत बोले। लेकिन आखिर क्यों? निकट ही बैठी शारदा बोल उठी। स्पष्ट है फिर ये शादी ना होती। जिस लड़की पर प्रेत का साया हो ऐसी लड़की से जानते बूझते शादी करने का साहस कौन करता? मामू ने जवाब दिया। लेकिन ये पीरागढ़ी का आखिर रहस्य क्या है? नीलम वहां क्यों गई? बलवंत कपूर ने पूछा। इस रहस्य से तो विमला ही पर्दा उठा सकती है, उसी से पूछो, मामू बोले। मैं पूछूंगी उससे, इस तरह पूछूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। शारदा क्रोध से बिफर उठी। शारदा, इतना गुस्सा मत करो, ब्लड प्रेशर गड़बड़ा जाएगा, बलवंत ने समझाया। सेहत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अब कौन सी ठीक है मेरी तबीयत? कोई मेरे दिल से पूछे, इन लोगों ने मेरे घर का सुकून तबाह करके रख दिया है। मेरा बेटा मानसिक और शारीरिक यातना का शिकार हो गया है, शारदा ने तड़प कर कहा। दिल के दर्द से आवाज भर्रा गई थी। मैं जाती हूँ, उसे यहीं बुला कर लाती हूँ। अब जो भी बात होगी उसके सामने होगी। भैया भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और शारदा उसी वक्त गुस्से में उठकर चली गई। बहुत गुस्से में है, शारदा के जाने के बाद मामू बोले। मामू, वैसे ये गुस्से वाली बात तो है। इन लोगों ने हमारे साथ वो किया है जो एक दुश्मन भी ना करता। ऐसे होते हैं अपने मुसीबत में डालने वाले, जहनी सुकून लूटने वाले। मैं शारदा के सामने ज्यादा बोला नहीं। मैं अगर गुस्सा दिखाता तो शारदा आपे से बाहर हो जाती। लेकिन सच तो ये है मामू कि मेरा दिल चाह रहा है उन दोनों पति पत्नी को घर से खड़े खड़े निकाल दूं, बलवंत कपूर ने कहा। बलवंत, तुम समझदार हो, जरा सब्र से काम लो। गुस्सा करोगे तो हकीकत पूरी तरह सामने नहीं आएगी। और इस वक्त जरूरत इस बात की है कि सारी हकीकतें हमारे सामने आ जाएं, ताकि नीलम को उसकी मुसीबत और प्रेत से मुक्ति दिलाई जा सके। मामू शांत संयत लहजे में बोले। नीलम पर जो साया है वो इतनी आसानी से दूर होने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मामू उन्हें समझा ही रहे थे कि दरवाजे पर जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। विमला और वेद प्रकाश अपराधियों की तरह कमरे में प्रवेश कर रहे थे और शारदा बोले जा रही थी। जो कुछ भी जुबान पर आ रहा था वो निसंकोच सुना रही थी और वे सुनने पर मजबूर थे। एक तो बेटी वाले थे, दूसरे काम ऐसे किए थे कि प्रतिरोध की गुंजाइश ना थी। शारदा जब निरंतर बोलती ही चली गई, उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। तब बलवंत कपूर ने उसे रोका और चुप रहने को कहा। मैं कैसे चुप हो जाऊं? मेरे कलेजे में आग लगी हुई है। भाई साहब, इन्हें बोलने दें, इनका गुस्सा ठंडा हो जाने दें। हम लोग वाकई दोषी हैं। हमने नीलम के बारे में हकीकतें छिपाकर बहुत ज्यादती की है।
अगर इनकी जगह हम होते तो हमारी प्रतिक्रिया भी यकीनन ऐसी ही होती। वेद प्रकाश अनुनय के साथ बोले, भाई वेद प्रकाश जी, ये सब हुआ कैसे? आखिर ये चक्कर है क्या? मामू ने मतलब की चर्चा पर आते हुए पूछा। वेद प्रकाश ने एक गहरा सांस लिया, फिर बोले, मामू, हम अब आपसे कोई बात नहीं छिपाएंगे। मैं एक एक बात डिटेल से बता दूंगा, बस जरा शारदा बहन का गुस्सा ठंडा हो जाए। शारदा, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। मामू ने जैसे शारदा को चेतावनी दी और शारदा ने खामोशी अपना ली। हाँ वेद प्रकाश, अब कहिए, मामू बोले। अगला दृश्य। तब वेद प्रकाश ने सुनाना शुरू किया। प्रारंभ उसने अपनी शादी से किया। विमला से शादी करके वेद प्रकाश बहुत खुश था, और खुश क्यों ना होता। ये उनकी लव मैरिज थी। शादी के बाद वेद प्रकाश यही सोच रहा था कि 5 साल तक भी उनके यहाँ संतान ना हो तो बेहतर है। और वेद प्रकाश के विपरीत विमला को बच्चों में बहुत दिलचस्पी थी। औलाद की चाह थी उसे, और वो चाहती थी कि शीघ्रातिशीघ्र एक गोल मटोल प्यारे से बच्चे की माँ बन जाए। वेद प्रकाश की माँ भी यही चाहती थी। तो शादी के 1 साल बाद ही दोनों सास बहू ने डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, और परीक्षणों के दौरान जो स्थिति सामने आई वो विमला के जीवन को नर्क बनाने के लिए काफी थी। लेकिन वेद प्रकाश ने उस वक्त बुद्धिमत्ता का सबूत दिया, और जो कुछ डॉक्टरों ने बताया वो उसने अपनी माँ को नहीं बताया। उसने विमला को भी मना कर दिया कि वो भी इस बारे में माँ से कोई चर्चा ना करे। फिर ये भी एक हसीन और सुखद संयोग रहा कि जिस दिन परीक्षणों की रिपोर्टें मिलने वाली थी उस दिन विमला की सास की तबीयत खराब हो गई थी, और वो विमला के साथ ना जा सकी थी। और तब विमला अपने पति को अपने साथ ले गई थी। क्लिनिक पर रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टरों ने जो दुखद निष्कर्ष सुनाया उसे वेद प्रकाश ने बड़े सब्र के साथ सुना। लेकिन विमला बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन वेद प्रकाश ने भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि विमला के साथ उसकी माँ ना थी, वरना घर जाते ही माँ की सबसे पहली मांग यही होती, बेटा इस जन्मजली का तलाक दो। और अगर तलाक की मांग ना होती तो दूसरी शादी का आदेश जरूर दिया जाता। वेद प्रकाश को इन दोनों बातों में कोई भी बात मंजूर ना थी। वो ना तो विमला को तलाक देना चाहता था, ना ही दूसरी शादी का इच्छुक था। उसे विमला अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। वो उसका प्यार थी। माँ ने वो हृदय विदारक खबर ना सुनी। उससे वेद प्रकाश को सहूलियत हो गई। वेद प्रकाश ने विमला को अपनी माँ के प्रकोप से तो बचा लिया, लेकिन डॉक्टरों के परीक्षणों के बाद विमला स्वयं जिस आग में जलने लगी थी उससे उसे वो ना बचा सका। विमला के लिए ये मानसिक यातना कम ना थी कि वो बांझ है और कभी मां नहीं बन सकती। बात कुछ भी होती, विमला घूम फिर कर बच्चे पर पहुंच जाती। अब उनकी शादी को 1.5 साल हो चुका था। विमला की बेचैनी और व्यग्रता की वही हालत थी। एक रात जब वे अकेले लेटे थे तो विमला ने कहा, वेद एक बात बताओगे? हाँ पूछो। अपना चेहरा मेरी तरफ कर लो, विमला ने प्यार से कहा। अच्छा, कोई खास बात है क्या? वेद प्रकाश ने करवट बदलकर अपना चेहरा विमला की तरफ कर लिया। हाँ, अब बोलो, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? विमला ने अजीब सा प्रश्न किया। मेरी मोहब्बत का हाल मुझसे पूछती हो? क्या खुद नहीं जानती? वेद प्रकाश मुस्कुरा दिए। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अच्छा सुनो फिर, मेरी जान तुम्हारे अंदर है, मैं तुमसे ही हूँ। तुम हो तो मैं हूँ, तुम ना रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। और तुम्हें बच्चों से कितनी मोहब्बत है? उसने पूछा। मैं बच्चों के बिना भी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। विमला का आशय समझ वेद प्रकाश ने बड़े अपनत्व से कहा, लेकिन प्रिय, मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकती। मुझे हर कीमत पर एक बच्चा चाहिए। तुम जानती हो कि डॉक्टरों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है? हाँ जानती हूँ। यही कहा गया है कि मैं बंजर जमीन हूँ, बांझ हूँ, मेरी कोख से कोई फूल जन्म नहीं ले सकता। विमला ने उदास लहजे में कहा। जब तुम ये जानती हो तो मुझे बताओ कि बच्चा कहाँ से आएगा? बच्चा, विमला ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन वो अपनी बात कह ना सकी कि उन्हें एक चीख की आवाज सुनाई दी थी। वो चीख वेद प्रकाश की माँ की थी। चीख की आवाज सुनकर वे दोनों परेशान हो गए। जिस बात को उन्होंने पूरी गोपनीयता के साथ 7 पर्दों में छिपा रखा था, शायद वो बात माँ जी ने सुन ली थी। उसे मालूम नहीं था कि उसकी बहू बांझ है, शुष्क नहर है, बिन पानी का बादल है। वो किसी को कुछ नहीं दे सकती। वो अपनी गोद में कभी भी अपने पोते को नहीं खिला सकेगी। इस रहस्योद्घाटन से ही मानसिक शौक लगा था उन्हें, तभी वो इतनी जोर से चीखी थी। उसने अपने बेटे को पुकारा था। वेद! कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह बंद ना था।
कमरे की आवाज़ बाहर और बाहर की आवाज़ आसानी से अंदर आ सकती थी। माँ की चीख सुनकर वेद प्रकाश तड़प उठा। उसने चप्पल भी ना पहने नंगे पांव ही बाहर भागा। उसकी माँ राहदारी में चित लेटी थी और बेहोश थी। वेद प्रकाश ने माँ का चेहरा इधर उधर हिलाया, लेकिन उससे आंखें ना मिली। विमला भी उसके पीछे भागी आई थी। वेद, जल्दी करो, माँ जी को अस्पताल ले चलो, विमला ने अपनी सास को बेहोश देखकर कहा। बदहवासी में ही वेद प्रकाश ने माँ को बाहों में उठाया, उन्हें गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया। विमला ने अपनी सास का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसने कितनी ही बार उन्हें आवाज़ दी, माँ जी, माँ जी, लेकिन माँ जी तक बहू की आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। माँ जी की सांस उखड़ रही थी। वेद, जल्दी करो, विमला रुआसी हो रही थी। वेद प्रकाश से घबराहट में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो नाइट सूट में ही गाड़ी में बैठ गया था। विमला का भी यही हाल था। उसने भी कपड़े कहाँ बदले थे। वक्त कपड़ों का नहीं, माँ जी का ख्याल रखने का था। वेद प्रकाश की हालत देखने वाली थी। अंदेशे जहन में उठ रहे थे। उसे यही अंदेशा अधिक था कि माँ ने ज़रूर उनकी बातचीत सुन ली थी और वो सुनकर ही सुध खो बैठी थी। बहरहाल वो माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा था। अस्पताल का एक सीनियर डॉक्टर कमलजीत वेद प्रकाश का दोस्त था और संयोग से इस वक्त वो इमरजेंसी ड्यूटी पर भी था। उसकी वजह से माँ जी को सीधे आईसीयू में ले जाया गया। लेकिन अब माँ को किसी केयर की ज़रूरत नहीं थी, ना ही किसी उपचार की। वो परलोक सिधार चुकी थी। उनका देहांत गाड़ी में ही हो चुका था। डॉक्टर कंवलजीत ने महज दिल की तसल्ली के लिए उनका निरीक्षण किया था। डॉक्टर कंवलजीत ने माँ की मौत की वजह तीव्र हार्ट अटैक बताया। इस भेद से फिर भी पर्दा न उठ सका कि माँ जी ने उन दोनों की बातचीत सुन ली थी और अपनी बहू के बांझ होने के सदमे के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, या उन्हें ये अटैक अपने ही कमरे में हुआ था और वो घबरा कर कमरे से बाहर आ गई थी। बेटे को पुकारा था और अटैक चूंकि तेज था इसीलिए संभल ना सकी और वहीं चीख मार कर गिर गई। बहरहाल कुछ भी हुआ था, माँ जी अब इस घर में ना रही थी। कोई बच्चा ना होने के कारण इस घर का आंगन पहले ही सूना था। अब सारा घर ही सूना हो गया था। ये घर भी विमला को काटने को दौड़ने लगा। माँ जी थी तो उनकी संगत में दिल बहला लिया करती थी। अब घर में दो बातें करने को भी कोई नहीं रहा था। वेद प्रकाश एक अति व्यस्त व्यक्ति था। वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में था, इसीलिए प्रायः रात गए पार्टियों से वापस आता। इस बीच विमला इतने बड़े बंगले में किसी भटकती हुई आत्मा की तरह इस कमरे से उस कमरे में और उस कमरे से सहन में मंडराती रहती। वो एक समझदार औरत थी, अपने पति के धंधे की विषमताओं को समझती थी, इसीलिए वो वेद प्रकाश से देर सवेर वापस आने पर कभी नहीं उलझती। वो जब भी घर वापस आता उसका स्वागत खिले फूल की तरह मुस्कुरा कर करती। वैसे भी वेद प्रकाश वो मर्द था जिसने इस सूखी टहनी को गले का हार बनाया हुआ था। वो विमला को बहुत चाहता था, फिर विमला ही अपने उदास एकाकीपन का रोना रोकर उसे घर जल्दी आने पर क्यों मजबूर करती। वेद प्रकाश को तो वैसे ही विमला का बहुत ख्याल था। उसने एक नौकरानी उसके लिए रख दी थी, जबकि माँ जी के रहते विमला ने कभी नौकरानी के लिए हामी नहीं भरी थी। वेद ने अब नौकरानी रखी तो विमला ने सख्ती से इनकार नहीं किया। उसने सोचा चलो घर में एक से दो भले। काम धाम तो ऐसा खास नहीं था, बस बातें ही बातें थी। रेखा अच्छे मिजाज की औरत थी, समझदार थी, इसीलिए दोनों का जल्दी ही एक दूसरे से दिल लग गया। रेखा राखी की बड़ी बहन थी। राखी एक एक्स्ट्रा गर्ल थी। वो एक डांस डायरेक्टर अजीज़ के ग्रुप में थी। ग्रुप डांस के अवसर पर राखी को दो चार शॉट देने के लिए बुला लिया जाता। राखी सूरत शक्ल की अच्छी थी, उसमें टैलेंट भी था। वो इस कोशिश में थी कि अब डांस गाने की एल्बम से हटकर किसी फिल्म या सीरियल में ब्रेक मिल जाए। इसी सिलसिले में वो प्रोड्यूसरों के दिल्ली स्थित ऑफिसों के चक्कर काटती रहती थी। यूँ वो एक दिन वेद प्रकाश से टकरा गई। वेद प्रकाश ने उसे एक दो सस्पेंस टीवी सीरियलों में छोटे मोटे रोल दिलवा दिए, सो वो वेद प्रकाश को अपना गॉडफादर मानने लगी थी और प्रायः उसके ऑफिस आती जाती रहती थी। एक दिन वेद प्रकाश ने उससे पूछा, राखी, हमें घर के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है। अगर तुम्हारी निगाह में कोई शरीफ और ज़रूरतमंद औरत हो तो बताना। तब राखी ने अपनी बहन रेखा का नाम लिया। बताया कि उसके पति ने उसे अपने घर से निकाल दिया था और वो अपनी बहन राखी के पास आ गई थी। रेखा का पति उसे गलत रास्ते पर डालना चाहता था, जिसके लिए वो राज़ी नहीं हुई तो उसने उसे घर से निकाल दिया था। वेद प्रकाश ने सोचा चलो मजलूम बेसहारा औरत है, घर में पड़ी रहेगी, विमला का जी भी बहल जाएगा और वो घर का कामकाज भी संभाल लेगी। यही सोचकर उसने रेखा को अपने ऑफिस बुलाया। औरत उसे सलीके की लगी और उसने उसे अपने घर में नौकरी दे दी।
रेखा ने बहुत जल्द ही विमला के दिल में अपनी जगह बना ली थी। वो विमला को भी अच्छी लगने लगी। रेखा 16 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी। अब शादी को 4 साल हो चुके थे। इस बीच एक बेटा पैदा हुआ था जो 1 साल का होकर मर गया था। उसके बाद उसके कोई संतान नहीं थी। रेखा पीरागढ़ी ब्याही थी। वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, जबकि उसका पति निपट अनपढ़ था, खेतीहर मजदूर था और उसे टिक कर स्थायी रूप से काम करने की आदत भी नहीं थी। 2 दिन काम करता तो 2 दिन आराम। खेल तमाशों का बहुत शौकीन था। रेखा ने 4 साल उसके साथ बड़ी यातना में गुजारे। उसने खुद मेहनत मजदूरी की, खुद भूखी प्यासी रही, फांके किए, मगर मस्त रही। उसने मुंह से उफ तक नहीं की। लेकिन फिर जब उसका पति कमल बिल्कुल ही पटरी से उतर गया और उसने रेखा को धन कमाने की मशीन बनाना चाहा तो रेखा हत्थे से उखड़ गई थी। कमल, ये नहीं हो सकता, वो बिफरी शेरनी की तरह गुर्राई थी। मैं फांके कर सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। तू ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं तेरे बताए हुए गंदे घिनौने रास्ते पर चलूँगी। मेरे रास्ते पर ना चली तो याद रख, फिर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा, तेरे मायके का रास्ता, वापसी का रास्ता। कमल ने गुस्से से कहा। मैं वापस चली जाऊंगी। रेखा को भी गुस्सा आ गया। फिर मैं तुझे कभी नहीं बुलाऊंगा, उसने धमकी दी। मैं कभी नहीं आऊंगी। रेखा ने धमकी कबूल कर ली। फिर रेखा ने इंतज़ार नहीं किया और उसी दिन गाड़ी पकड़कर दिल्ली अपनी माँ के पास पहुँच गई। उसकी माँ धर्मपुरा में रहती थी। एक छोटी बहन थी राखी। एक भाई भी था, लेकिन बाप के मरने के बाद उसने घर से मुंह मोड़ लिया था। अब वो कहाँ था कोई नहीं जानता था। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। राखी फिल्म लाइन में हाथ पैर मार रही थी। वो माँ पर बोझ ना थी, अपना खर्चा निकाल लेती थी। रेखा घर पहुंची तो माँ ने उसका चेहरा देखते ही समझ लिया कि कुछ हो गया है। रेखा माँ को देखते ही उसके गले से लग गई और खूब रोई। इतना रोई कि उसकी हिचकियाँ बंध गई। माँ ने उसे बड़ी मुश्किल से अलग करके पानी पिलाया और उसकी कमर पर हाथ फेरती रही। फिर बोली, कमल ने तुझे निकाल दिया है? माँ, तूने मुझे कहाँ ब्याह दिया? उसे तो मालूम ही नहीं कि औरत क्या होती है। वो तो औरत को मीठा पान समझता है। चबाया और थूक दिया। माँ, मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब कमल के घर नहीं जाऊंगी। इन 4 सालों में उसने इतने दुख दिए हैं कि तुझे क्या बताऊंगी। माँ, वो निखट्टू है। वो कोई काम नहीं करना चाहता। वो तो अपनी औरत से काम कराना चाहता है। माँ, वो ऐसा बुरा पति है जिस पर थूका तो जा सकता है, उसके साथ रहा नहीं जा सकता। रेखा की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। तो थूक आती उस पर? माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ माँ, मैं उस पर थूक आई हूँ, रेखा ने आंसू पोंछते हुए कहा। अगर वो तुझे लेने आया तो ना जाएगी? माँ ने पूछा। अव्वल तो वो मुझे लेने नहीं आएगा। मैं उसके मतलब की औरत नहीं हूँ। अगर वो भूला भटका आ भी गया तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, रेखा ने दृढ़ता से कहा। चाहे उसे अपनी गलती का एहसास ही क्यों ना हो जाए? माँ ने पूछा। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी आंखों में अपनी औरत की इज्जत और गैरत जाग उठी, तो फिर मैं उसके साथ चली जाऊंगी, रेखा ने फैसला सुनाया। ये औरत भी भगवान ने क्या चीज़ बनाई है? माँ हंस दी थी। भगवान ने तो ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, रेखा ने संजीदगी से कहा। इन मर्दों ने ही उसका सत्यानाश कर दिया, पाँव की जूती बना छोड़ा है अबला को। अगला दृश्य। इस तरह की बातें जब वो विमला से करती तो विमला प्रभावित हुए बिना ना रहती। रेखा अधिक पढ़ी लिखी ना थी, लेकिन वो बातें बहुत समझदारी की करती थी। विमला प्रायः सोचती कि अगर कोई जरा भी समझदार पति होता तो उसके पांव धो धो कर पीता। रेखा राखी से अधिक सुंदर थी। फिल्म लाइन में तो उसे ही कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहन राखी से बहुत भिन्न थी। विमला को रेखा के हालात पर रोना भी आता था। वो प्रायः सोचती कि अगर रेखा पढ़ी लिखी होती और किसी खाते पीते घराने में पैदा हुई होती तो वो आज किसी घर में नौकरानी की बजाय मल्लिका होती। लेकिन भाग्य भी तो आखिर कोई चीज़ है। भाग्य ने ही रेखा को वेद प्रकाश के घर ला पटका था। लेकिन रेखा को अपने भगवान या अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं थी। वो विमला के घर में आकर बहुत खुश थी। विमला उसे नौकरानी नहीं समझती थी। वो भी रेखा को इज्जत की निगाह से देखती थी। बहरहाल धीरे धीरे रेखा को इस घर के तमाम हालात मालूम हो गए। विमला ने उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, अपने सारे दुख कह सुनाए। रेखा जब विमला की व्यथा सुनती तो सोचती कि ये दुख सिर्फ गरीबों के पल्लू से ही नहीं बंधे हैं, बल्कि ये तो हर उस जगह भी मिल जाते हैं जहाँ ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वहाँ दुख भी होंगे। भगवान की लीला भी वही जानता है। वो कुछ देता है तो कुछ छीन भी लेता है। रेखा को रूप यौवन दिया तो खुशहाली छीन ली।
विमला को खुशहाली बख्शी तो संतान से वंचित कर दिया। रेखा भावुक थी, नरम दिल थी। विमला का दुख उसे आठ आठ आंसू रुलाता। वो समझ नहीं पाती थी कि वो अपनी नेक दिल मालकिन का दुख किस तरह बटाए। वो जिन पीरों फकीरों पंडित मौलवियों को जानती थी वहां से तावीज़ गंडे ले आई थी, लेकिन क्या तावीज़ गंडों से कभी संतान पैदा होती है, और वो भी ऐसी सूरत में जब औरत किसी सूखी टहनी की तरह हो। रेखा जब से इस घर में आई थी और विमला की पीड़ा को समझा था, वो निरंतर एक ख्वाब देखती थी। वो ख्वाब में देखती थी कि एक बहुत ही खूबसूरत बाग है, हरा भरा, फूल ही फूल हैं, और इन महकते फूलों के बीच एक 16-17 बरस की बहुत ही खूबसूरत नवयौवना बैठी है। विमला इस चांद से चेहरे वाली नवयौवना के करीब जाती है और वो भी विमला के पास आ जाती है। तभी रेखा यानी वो खुद कहीं से प्रकट होती है और अपनी मालकिन विमला को उस नवयौवना के साथ देखकर बहुत खुश होती है, और वो विमला से कहती है, बीबी जी, इस लड़की को अपने गले से लगा लें, ये आपकी बेटी है। ये सुनकर विमला बहुत खुश होती और उस चांद सी सुंदर नवयौवना को मेरी बेटी कहकर गले से लगा लेती। ये ख्वाब, यही ख्वाब हर बार, बस सिर्फ रेखा ने सैकड़ों बार देखा। ये सपना उसे बार बार इसी तरह ही नजर आता था। उसमें कभी कोई बढ़ोतरी या परिवर्तन नहीं दिखता था। फिर यूं ही एक दिन सुबह रेखा सोकर उठी तो उसकी तबीयत कुछ भारी भारी थी, मितली सी हो रही थी। वो उठकर बाथरूम में गई तो उसे वहां कै हुई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब जरा सी तबीयत संभली और उबकाइयों से उसे मुक्ति मिली तो चिंतित विमला ने उसे एक लेडी डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने रेखा के गर्भ से होने की खुशखबरी सुनाई। रेखा घर आकर विमला से लिपट गई। विमला ने पूछा, बहुत खुश हो? हाँ बीबी जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा तो सपना पूरा होने वाला है। क्या मतलब? विमला समझ नहीं पाई। बीबी जी, मैं ख्वाब बहुत कम देखती हूँ और कभी देखती हूँ तो वो हमेशा सच्चे निकलते हैं। रेखा बोली, ऐसा क्या सपना देख लिया तुमने? विमला ने जानना चाहा। मैं आपको बताऊं? नहीं, पहले आप बताएं, क्या होगा, लड़का या लड़की? रेखा ने पूछा। लड़का होगा, विमला ने उसे और खुश करने को ही कहा था। नहीं बीबी जी, मैं आपको अभी से बता ही देती हूँ कि लड़की होगी। मेरे ख्वाब बड़े सच्चे होते हैं। अरे रेखा, तू तो ज्ञानी बनती जा रही है, भविष्यवाणी करने लगी है, विमला ने हंसकर कहा। बीबी जी, आप शायद भूल गई हैं, मैंने जब जब भी ये ख्वाब देखा है आपको बताया है। क्या आपको मेरा ये ख्वाब याद नहीं? रेखा को जैसे मायूसी हुई थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, विमला ने मुस्कुरा कर कहा। बस फिर समझ लीजिए कि आपकी बेटी आ रही है। रेखा ने किलकारी मारी। विमला चौंकी, फिर संजीदा होते पूछा, रेखा, तू जो कह रही है उसका मतलब समझती है? लो, क्या अब मैं इतनी ही ना समझ हूँ? रेखा बोली। हाँ बीवी जी, मैं जो बात कह रही हूँ उसका मतलब समझती हूँ। ये मेरा सपना था जो पूरा होने वाला है। क्या क्या वाकई मेरी बेटी होगी? विमला के लहजे में खुशी ही नहीं, अविश्वास भी था। हाँ बीबी जी, मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। मैं सोचती रहती थी कि किसी तरह आपके काम आ जाऊं। मैं सोचती रहती थी और ख्वाब देखती रहती थी। आज मेरी सोच, मेरा सपना एक हकीकत बन गया है। मैंने फैसला कर लिया है कि आने वाला बच्चा, जो यकीनन बेटी है, आपकी ही होगी। मैं उसे पहले ही दिन से आपकी गोद में डाल दूंगी। फिर आपको कोई ना कह सकेगा कि आप बांझ हैं। मैं आपको माँ बना दूंगी। विमला को बच्चे की बड़ी चाह थी, और जब से उसे अपने बारे में ये मालूम हुआ था कि वो जिंदगी भर माँ नहीं बन सकेगी, तब से बच्चे की ख्वाहिश और भी तीव्र हो गई थी। विमला की ये तड़पती ख्वाहिश देखकर ही वेद प्रकाश उसे किसी का बच्चा गोद लेने का सुझाव देता, लेकिन विमला यतीम खाने से बच्चा लाकर पालना नहीं चाहती थी। वो ऐसा बच्चा गोद लेना चाहती थी जो पहले ही दिन से उसकी गोद में आ जाए, और फिर उस बच्चे के माँ बाप उससे कोई मतलब ना रखें। वो उस बच्चे को अपना बच्चा घोषित करके ही पालना चाहती थी। शायद यही वजह थी कि अपने पति के बार बार कहने पर भी उसने किसी बड़े बच्चे को गोद लेने में उत्सुकता नहीं दिखाई थी। और अब ऐसा अवसर देवयोग से खुद ही उसके हाथ आ गया। उसने इस मौके से फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। रेखा के सामने एक पहाड़ सी जिंदगी पड़ी थी। उसे बच्चे की ऐसी कोई चाह नहीं थी, और ख़ास तौर पे इन हालात में जबकि गरीबी उसके गले का हार बनी हुई थी। एक निखट्टू पति से वास्ता था। ऐसे में वो औलाद का रोग पाल कर क्या करती? फिर जब से वो इस घर में आई थी, उसने जाना था कि दूसरों के प्रति हमदर्दी, अपनत्व और मोहब्बत क्या चीज़ है। उसे विमला बहुत पसंद थी।
उससे अपनी मालकिन का दुख देखा नहीं जाता था। वो इस दुखियारी का दुख बांट उसकी झोली खुशियों से भर देने के ख्वाब देखती रहती थी। सो अब जब ये मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है तो उसे अपनी ये खुशी विमला की गोद में डालने का फैसला करने में एक क्षण भी नहीं लगा था। विमला ने इन हालात से और रेखा की इच्छा से वेद प्रकाश को आगाह किया तो वेद प्रकाश सोच में पड़ गए। एक लंबी सोच और पूर्ण खामोशी के बाद बोले, विमला, बच्चा गोद लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाद में ये ना हो कि बच्चा बड़ा हो जाए तो वो हमारे दर पर आकर खड़ी हो जाए कि मेरा बच्चा वापस करो। उसे ज़रा पक्का कर लेना कि वो बच्चा हमारे सुपुर्द करके भूल जाए। एक तो कभी अपना बच्चा होने का दावा ना करे, दूसरे इस भेद को हमेशा भेद रखे, इसलिए कि हम उसके बच्चे को अपना बच्चा बनाकर पालेंगे। बड़ा होकर उसे मालूम हुआ कि वो हमारी औलाद नहीं है तो उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा, और मैं ये नहीं चाहूँगा। ये आप ठीक कहते हैं, मैं उससे सारी बात पक्की कर लूँगी। अगले ही दिन विमला ने रेखा के सामने सारे अंदेशे जाहिर करते हुए कहा, देख रेखा, आज तो तू जोश में है, जज्बाती हो रही है मेरी मोहब्बत में, या मुझे दुखी देखकर तूने मुझे अपना बच्चा देने की हामी भर ली है। लेकिन एक बात मैं साफ कह देती हूँ कि अगर तूने एक बार बच्चा मेरी सूनी गोद में डाल दिया तो वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा बड़ा हो जाए, तू उसे देखे, तेरी ममता जोश मारे और उस जुनून में तू हमसे उसकी वापसी की मांग करने लगे। ये बात तू अच्छी तरह समझ ले कि बच्चे पर तेरा दावा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा तो इस राज को हमेशा ही राज रखेगी, किसी पर प्रकट नहीं करेगी, यहाँ तक कि बच्चे पर भी नहीं। बच्चा देखने की तुझे इजाज़त होगी, सिर्फ देखने की, समझी? बीबी जी, आप ये क्यों भूलती हैं कि बच्चा आपने मुझसे नहीं मांगा, मैंने खुद देने की पेशकश की है। फिर मैं उसे आपसे वापस क्यों मांगूंगी? आपने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया है। मैं इस घर में एक मामूली नौकरानी की हैसियत से आई थी, लेकिन आपने मुझे नौकरानी कब समझा? आपने मुझे इज्जत दी, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझा। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि आप अगर मुझसे मेरी जान भी मांगे तो मैं अपनी जान देने में संकोच नहीं करूँगी। बच्चा तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैं बच्चा आपके हवाले इस तरह करूँगी कि उस पर मेरा हक खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। आप बस देखती जाएं, आप किसी प्रकार की शंका ना पालें मालकिन।